Hello dear students. So here we are again to add to the initiative that we had taken a few days ago, जिसमें हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था न केवल आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ाना बल्कि कॉरेस्पॉन्डिंग नीट और आईआईटी सिलेबस की तैयारी भी हैंड टू हैंड करना। और जैसा कि इसकी शुरुआत में आपने देखा था, हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया था और मैंने इसमें आपको पढ़ाए थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम इसके लेक्चर 2 के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 2 कवर करेगा रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड द मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 9th और 10th के लेवल तक पहुंचते 10th के एंड तक पहुंचते काफी स्ट्रांग हो जाना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं कि क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं ठीक से ये डिस्क्राइब करने में कि रिलेटिव एटॉमिक मास आखिर है क्या, ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मतलब हम कहना क्या चाहते हैं जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास है 23 AMU, तो ये AMU क्या है? मतलब मास के जो यूनिट्स आप लोग जानते हैं वो ग्राम, किलोग्राम, यूनिट्स की टर्म्स में आपने बात की है, लेकिन हम ये क्या सोडियम का एटॉमिक मास अगर हम लिख रहे हैं कि 23 AMU है, तो हम कहना क्या चाहते हैं बेसिकली, मतलब ये AMU क्या कह रहा है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार किया है और हम जानेंगे बिट बाय बिट, इसको डायसेक्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह ग्रास रूट्स लेवल से इसको उठाया जाए और किस तरह इस टॉपिक को फर्मली समझा जाए और किस तरह अपने माइंड में इसको हमेशा के लिए अफिक्स कर लिया जाए। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, देखिए बेसिकली मैं पहले फोकस करूंगा इस टर्म रिलेटिव पर। बॉयज एंड गर्ल्स, रिलेटिव का जो मतलब है ऐसा नहीं है कि रिलेटिव एटॉमिक मास तक ही रेस्ट्रिक्टेड हो। रिलेटिव टर्म कैन अप्लाई टू एनीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ दैट मेजरमेंट इज बीइंग डन in comparison to some standard. मतलब यह हुआ कि हमने कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेलेक्ट कर रखी है और उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रेफरेंस मानते हुए हम मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर किसका मेजरमेंट कर रहे हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास का। इस बात को समझना होगा। मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा कि रिलेटिव टर्म ऐसा नहीं है कि यहीं पर रेस्ट्रिक्टेड है, आप किसी भी मेजरमेंट में रिलेटिव टर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज आपको हाइट मेजर करनी है, तो आज से सपोज मैं आप सबसे कह दूं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी हाइट इस मार्कर को स्टैंडर्ड मानते हुए मेजर की जाएगी। अब इसको स्टैंडर्ड मानने के बाद अगर मैं आपसे यह कहने लगूं कि ये जो बोर्ड है जिस पर मैं पढ़ा रहा हूं, जिस पैनल पर आपको, सपोज मैं कह दूं आपसे कि इसकी हाइट 6 है, इसको स्टैंडर्ड डिक्लेयर करने के बाद अगर मैं आपसे कह दूं कि इस पैनल की हाइट 6 है, व्हाट डज दैट मीन? इसका ये मतलब हुआ स्ट्रेट अवे कि जो भी हमने स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर रखा है उसके कंपैरिजन में इस पैनल की हाइट 6 टाइम्स है। द हाइट ऑफ दिस पैनल इज 6 टाइम्स द हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड दैट वी हैव डिक्लेयर्ड। अगर मैं कहने लगूं कि जिस रूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस रूम की हाइट सपोज 15 है, आफ्टर डिक्लेयरिंग दिस एज द स्टैंडर्ड, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां इस रूम की हाइट 15 है, तो इसका मतलब इस रूम की रिलेटिव हाइट 15 है रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड। मतलब द हाइट ऑफ दिस रूम इज 15 टाइम्स द हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड दैट वी हैव सिलेक्टेड। बिल्कुल इसी तरह एटॉमिक मास के लिए हमने जो स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर रखा है, जैसा कि यहां पर भी रिलेटिव टर्म आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर भी रिलेटिव टर्म है, तो डेफिनेटली हमने एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए भी रिलेटिव कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड ले रखा होगा जिसके कंपैरिजन में हम एटॉमिक मास निकालेंगे।
तो वो स्टैंडर्ड क्या है? वो स्टैंडर्ड है एएमयू। एएमयू जिसकी फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको सिंपली यू भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। अब अगर इसको स्टैंडर्ड डिक्लेयर करने के बाद अगर मैं कहने लगूं कि सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 23 AMU है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1 AMU की जो भी वैल्यू है, सोडियम का 1 एटम उसके कंपैरिजन में 23 टाइम्स हैवियर है। इट सिंपली मीन्स दैट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स 1 AMU। वॉट एवर द वैल्यू ऑफ 1 AMU उसके कंपैरिजन में 23 टाइम्स है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि 1 AMU आखिर क्या है? जैसे कि मैंने आपसे भी कुछ देर पहले कहा कि भाई आप इसकी हाइट को स्टैंडर्ड मान ले जाए, तो फिर बाकी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स की हाइट आप निकालना चाहते हैं उसको इसके कंपैरिजन में निकाल दीजिए। लेकिन एटॉमिक मास में हमने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया हुआ AMU। तो ये AMU को समझने के लिए हमें थोड़ा आगे डिटेल में बात करनी होगी। देखिए, AMU बेसिकली क्या है? AMU वो स्टैंडर्ड है जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मासेस। कोई कहेगा हमें इसको सिलेक्ट करने की जरूरत क्या है, हम सीधे सीधे ग्राम या किलोग्राम में क्यों नहीं मेजर कर देते? अब आप सोचिए जरा, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज सोडियम का आपको मास मेजर करना है, अगर आप इसे ग्राम्स में मेजर करेंगे तो क्योंकि एटम का साइज बहुत बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि किसी ने आज तक एटम को देखा ही नहीं। यहां तक कि दुनिया का सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप कौन सा है बता सकते हैं आप? सोचिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दुनिया का सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप भी आज तक एटम को देख नहीं सका। उस एटम का मास आप लोग ग्राम्स में निकालने की बात कर रहे हैं। अगर आप इसे वाकई ग्राम्स में निकालना चाहें तो देखते हैं जरा क्या वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू आएगी, इसका अगर एक्चुअल मास अगर हम ग्राम्स में निकालें तो इतना छोटा है एक एटम कि इसको अगर हम ग्राम्स में मेजर करेंगे इसके मास को तो 3.819 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स इसका मास होगा। क्लोरीन को और लेते हैं जरा। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है? 35.5 होता है वैसे तो, 35.5 AMU। ये आप यूज करते हैं जब मॉलिक्यूलर मासेस कहीं पर निकालने होते हैं, तो क्लोरीन का आप एटॉमिक मास कितना लेते हैं? 35.5 AMU। हाउ कन्वीनियंट। लेकिन अगर क्लोरीन का मास अगर आप ग्राम्स में देखें एक्चुअली तो ये होगा 5.895 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। मतलब इसको तो कहने में भी कितना टाइम लग रहा है? 3.819 इंटू 10 टू द पावर -23, 5.895 इंटू 10 टू द पावर -23। कहने में भी कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, अगर कोई आपसे कहता है कि चलो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास निकालो, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास निकाल के दिखाओ, तो 1 एटम है किसका? सोडियम का, और 1 है क्लोरीन का। तो 1 इंटू कितना? 3.819 इंटू 10 टू द पावर -23 प्लस 1 इंटू 5.895 इंटू 10 टू द पावर -23। तो इसमें से 10 की पावर -23 तो कॉमन लो, 3.819 प्लस 5.895 इंटू 10 टू द पावर -23 कितना हो गया? 9.714 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। इसमें तो बहुत देर लग गई। अब जरा उस कन्वीनियंस को देखिए जो AMU में एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने की वजह से हमारे पास है। आप कहते हो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23 AMU। आप कहते हो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? 35.5 AMU।
तो फिर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास कितना हो गया, 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5, दैट मेक्स इट 23 प्लस 35.5, ये हो गया 58.5 हो जाएगा, 58.5 AMU। आप बताइए किसको प्रेफर करेंगे आप, जो राइट में है उसको या जो लेफ्ट में है उसको? ऑब्वियसली अगर कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये प्रेफरेबल है, नेचुरली ये प्रेफरेबल होगा। बट द थिंग इज कि एएमयू में एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने से ऐसा तो नहीं कि हम रियलिटी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए मासेस अल्टीमेटली जो हम जानते हैं वो ग्राम या किलोग्राम में ही एक्सप्रेस होते हैं, ग्राम में। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अगर हमने एएमयू में एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर दिया या मोलर मास को एक्सप्रेस कर दिया तो ऐसा तो नहीं कि हम रियलिटी से दूर हो जाएंगे। देखिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे पहले कि एएमयू आखिर है क्या। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, एक है 6C12, एक है 6C13 और एक है 6C14, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोटोप कौन सा है? कार्बन 12, जिसका एटॉमिक मास कम है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस कम होगा, दैट विल बी द मोर स्टेबल आइसोटोप। तो व्हाट डिड पीपल डू, उन्होंने इस सैंपल को एक इंस्ट्रूमेंट में एनालाइज किया, मास स्पेक्ट्रोमीटर में, और इसका 1 एटम का मास उन्होंने इससे फिगर आउट कर लिया। कार्बन एटम का जो मास निकल के आया वो आया 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। कार्बन का 1 एटम का मास निकाल लिया, कितना आ गया? 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/12 से, तो ये आ गया 1.66054 इंटू 10 टू द पावर -24, और इस वैल्यू को नाम दे दिया 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू कितनी है बॉयज एंड गर्ल्स? 1.66054 इंटू 10 टू द पावर -24। अब जरा देखते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दैट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स द मास ऑफ 1 AMU, या 23 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 1 AMU। 23 into 1 AMU. And what is the value of 1 AMU? It is 1.66054 into 10 to the power -24. तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैंने आपके सामने एक सवाल ये रखा था कि क्या मासेस को, एटॉमिक मासेस को या मॉलिक्यूलर मासेस को, फॉर्मूला मासेस को, मोलर मासेस को अगर आप AMU में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप रियलिटी से दूर हो जाते हैं। लेट्स फिगर दिस आउट। देखिए सोडियम के अगर हम ये करें कि एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास 23 AMU है, व्हाट डज दैट मीन? इट मींस दैट 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। जैसा कि मैंने हाइट के बारे में कहा था कि जैसे कि इस रूम की हाइट अगर 15 है, रिलेटिव हाइट 15 है इन कंपैरिजन टू दिस स्टैंडर्ड, इट मेंट स्ट्रेट अवे दैट द हाइट ऑफ दिस रूम इज 15 टाइम्स द हाइट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। इसी तरह यहां पर जो स्टैंडर्ड सिलेक्टेड है वो कौन सा है? 1 AMU। तो अगर मैं ये कहूं कि सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 23 AMU है, व्हाट डज दैट मीन? इट मींस दैट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 1 AMU। अगर हम 23 को 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, 1.66054 इंटू 10 टू द पावर -24 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट विल बी, आप देख सकते हैं 3.819 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स ही आएगा। और ये सोडियम का मास ग्राम्स में है, जबकि रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 23 AMU।
मतलब एएमयू में मास को एक्सप्रेस करके ऐसा नहीं है कि आप रियलिटी से दूर हो गए, आप जब चाहें एएमयू के एक्सप्रेस किए मास को आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 1 एएमयू को डिफाइन कैसे करें। देखिए 1 एएमयू का डिस्क्रिप्शन बहुत इजी है, आपको इस ऑर्डर को रिवर्स में ले जाना है। बोल के देखिए, 1 AMU is defined as 1/12th of the mass of one atom of carbon 12 isotope. 1 AMU defined as 1/12th of the mass of one atom of carbon 12 isotope. Isotope बोलिए ना बोलिए, कार्बन 12। अगर हम इसी बात को सोडियम के ऊपर अप्लाई करके कहना चाहें, मतलब हम अभी तक क्या कह रहे थे, अगर सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU है तो हम ये कह रहे थे दैट द मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 1 AMU। अब हम इस डिस्क्रिप्शन में 1 AMU बोलने के बजाय हम बोलेंगे 1 AMU की डेफिनेशन। तो अगर कोई आपसे कहे कि सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 23 AMU है, व्हाट डज दैट मीन? तो आप कहेंगे इट मीन्स दैट द मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम इज 23 times heavier than 1/12th of the mass of one atom of carbon 12. One atom of sodium is 23 times heavier than what? 1/12th of the mass of one atom of carbon 12। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 40 AMU है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, one atom of calcium is 40 times heavier than 1 AMU, or you can say that one atom of calcium is 40 times heavier than 1/12th of the mass of one atom of carbon 12। अगर कोई आपसे ये कहने लगे कि कैल्शियम का एटॉमिक मास बताओ, आपने कह दिया 40 AMU, वो पर्सन कहने लगे AMU, हम तो नहीं जानते कि AMU क्या होता है, तो आप उस पर्सन को क्या कहिए कि ऐसा है, AMU की वैल्यू है ये, ठीक, और कैल्शियम का मास है 40 टाइम्स हेवियर देन 1 AMU। तो हमारे पास तो मल्टीप्लाई करने का टाइम है नहीं, आप ही मल्टीप्लाई कर लें 40 इंटू जो भी 1 AMU की वैल्यू है उससे 1.66054 इंटू 10 to the power -24। आप उनसे कहते हैं कि जो भी यहां आंसर आएगा वो मास होगा किसका? कैल्शियम के 1 एटम का एक्चुअल मास होगा ग्राम्स में। दैट विल बी द एंड ऑफ इट, द एंटायर डिबेट। अब ये जान लेना जरूरी है कि अगर रिलेटिव एटॉमिक मास की इन जनरल कोई आपसे अगर डेफिनेशन पूछ ले तो आपको क्या कहना है? भाई अभी तक हम जो थे स्पेसिफिक थे, जैसे कि मैंने जब आपको डिस्क्राइब किया कि एटॉमिक मास क्या है, या तो जैसे मैंने कहा कि सोडियम का एग्जांपल ले लीजिए 23 AMU है, तो मैंने कह दिया कि 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हेवियर देन 1/12th ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कैल्शियम का मैंने कह दिया कि 40 AMU है, तो हम ये कहने लगेंगे कि इट मीन्स दैट 1 एटम ऑफ कैल्शियम इज 40 टाइम्स हेवियर देन 1/12th ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इसी तरह क्लोरीन के बारे में अगर कहें तो क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 35.5 AMU। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यह हुआ कि 1 एटम ऑफ क्लोरीन इज 35.5 टाइम्स हेवियर देन 1/12th ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। लेकिन इन जनरल अगर कोई हमसे पूछ ले कि रिलेटिव एटॉमिक मास की जनरल डेफिनेशन क्या होगी, रिलेटिव एटॉमिक मास का जनरल मतलब क्या है, मतलब विदाउट गेटिंग स्पेसिफिक अबाउट कि सोडियम या कैल्शियम या क्लोरीन, इनके एग्जांपल लिए बिना हम डायरेक्टली कैसे बताएं किसी को कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? देखिए जब हम सोडियम का कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं 23 टाइम्स, हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं 40 टाइम्स,
हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 35.5 टाइम्स। एक बात साफ है कि इसमें बात है नंबर ऑफ टाइम्स की। नंबर ऑफ टाइम्स कंपैरिजन करना है किससे, 1 AMU की वैल्यू से। तो आप ऐसे कह सकते हो दैट रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज, मैं एक डिफरेंट पेज पर इसको डिफाइन करवा देता हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास आप कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the what, number of times, कि कितने गुना भारी है, number of times by which one atom of an element is heavier than 1 AMU, or you can say heavier than 1/12 of the mass of one atom of कार्बन 12। मतलब यहां पर हम स्पेसिफिक नहीं हुए कि 23 टाइम, 35.5 टाइम, 40 टाइम्स, ये हम स्पेसिफिक नहीं हुए, हमने कह दिया नंबर ऑफ टाइम्स, कि कितने गुना भारी है किसी एलिमेंट का वन एटम। वहां पर हम स्पेसिफिक थे, हम कह रहे थे सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन। हम कह रहे हैं किसी एलिमेंट का एक एटम कितने गुना भारी है। ठीक है, तो इस तरह हम डिफाइन कर देंगे रिलेटिव एटॉमिक मास को। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स बाय व्हिच वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1 AMU और हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। Boys and girls, that will be the end of discussion for relative atomic mass. Now we can switch to relative molecular mass, which is not very much different. काफी मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा एक्सपैंडेड है इसके आगे, क्योंकि बात मॉलिक्यूल की हो रही है अब। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। देखिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है, मैं आपका ज़्यादा वक्त इसमें नहीं लूँगा, क्योंकि ये इन लाइन है टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं पहले इसकी डेफिनेशन ही दूंगा आपको, ताकि आप स्ट्रेट कंपैरिजन कर सकें। अभी जो आपने पढ़ा था, आप कहेंगे इट इज़ डिफाइंड एज, आप ज़रा चेंजेस नोटिस करिए। इट इज़ डिफाइंड एज द व्हाट, नंबर ऑफ टाइम्स। ये तो सिमिलर है, number of times by which, now instead of one atom, since we are talking molecular mass, we will say number of times by which one molecule of a substance, one molecule of a substance is heavier than 1/12 of the 1/12 of the what, mass of one atom of कार्बन 12। देखिए क्या चेंजेस आए, मैं आपको बताता हूं। एक तो एटम की जगह मॉलिक्यूल की बात हो रही है। दूसरा, आपने कहा था वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एटम तो एलिमेंट का ही होगा, एटम तो हमेशा एक होता है, किसी एक एलिमेंट का ही होगा, प्योर सब्सटेंस का। लेकिन मॉलिक्यूल जो हैं वो किसी एलिमेंट के भी हो सकते हैं, जैसे कि H2 आप देख रहे हैं कि एलिमेंटल मॉलिक्यूल है। अगर इसके अंदर दो एटम हैं तो दोनों ही हाइड्रोजन के हैं। या इसी तरह से O2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा। ये सारे के सारे एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब मॉलिक्यूल जो टर्म है वो एलिमेंट पर भी एप्लीकेबल है, और मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं। देखिए जैसे कि मैं आपसे कहूं कि HCl, NH3,
ये कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पर एलिमेंट कहना गलत हो जाएगा। आपने देखा HCl है, NH3 है या CH4 है, आप देख रहे हो कि इसमें कम से कम 2 तरह के एलिमेंट्स के एटम्स तो हैं, तो ये कहना गलत होगा कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि मॉलिक्यूल तो एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है, तो हमने इसको जनरलाइज कर दिया सब्सटेंस। हमने कहा इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, जिसमें एलिमेंट भी आ गए और कंपाउंड भी आ गए, इज हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। रेस्ट ऑफ द थिंग इज द सेम। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि HCl का मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 36.5 AMU है, इसका मतलब बताना बहुत ईजी है। आप कह सकते हैं इट मीन्स दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl इज 36.5 टाइम्स हेवियर देन व्हाट भाई 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर आपसे कोई कह दे कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 44 AMU है, व्हाट डज दैट मीन? कैन वी कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स? आप उससे कहेंगे ओ यस यू कैन। कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अगर 44 AMU है, व्हाट डज दैट मीन? इट मींस दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, राइट? अगर वो कहें कि नहीं ग्राम्स में चाहिए, तो उनसे क्या कहो? याद है आपको? उनसे ये कहो कि 1 AMU की वैल्यू क्या है? 1 AMU की वैल्यू है 1.66054 इंटू 10 टू द पावर -24। आप उनसे कहेंगे प्लीज गो अहेड एंड मल्टीप्लाई बाय योरसेल्फ। 44 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के वन मॉलिक्यूल का मास निकल के आ जाएगा एग्जैक्टली ग्राम्स में। ओके, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ डिस्कशन फॉर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। Okay, so now it's time that we switch to the most awaited topic, that is the mole concept. That is also one of the most dreaded topic, but it is not actually something that you should be dreading from, right? आप देखिए कि आपको ये मोल कॉन्सेप्ट जो है कितना आसान लगने लगेगा जब मैं आपको बता दूंगा कि बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट में हम करना क्या चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस वर्ड के अराउंड जो ऑरा है ना, एक मोल के अराउंड जो एक ऑरा है, उसको खत्म करें पहले कि मोल आखिर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, आप सब जानते हैं कि डजन क्या होता है। 1 डजन के अंदर कितने यूनिट्स होते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1 डजन पेंसिल्स है, क्या मतलब हुआ कि आपके पास 12 पेंसिल्स हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं। अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि आपके पास सपोज डजन के अलावा और क्या होता है? स्कोर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1 स्कोर एप्पल्स हैं, व्हाट डज दैट मीन? कि आपके पास 20 एप्पल्स हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहने लगूं कि आपके पास 1 ग्रॉस एग्स हैं, एग्स, इसका मतलब यह है कि आपके पास 144 एग्स हैं। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि आपके पास 1 मोल बनाना है, 1 मोल बनानास, अगर 1 डजन था तो 12 यूनिट्स थे, 1 स्कोर था तो 20 यूनिट्स थे, 1 ग्रॉस है तो 144 यूनिट्स हैं। नाउ लेट्स सी कि अगर 1 मोल है तो कितने यूनिट्स हैं? अरे बस बस, आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ये जीरो कभी रुकेंगे भी या नहीं रुकेंगे। रुक गए। 1 मोल अगर बनाना है बॉयज एंड गर्ल्स, तो इसका मतलब आपके पास इतने बनाना है। अरे कितने हैं ये तो मेरा ख्याल है इतने हैं कि अगर इतने बनाना अगर हुए तो धरती तो फिर बनाना से ढक जानी है। इतने बनाना है ये। कोई कहेगा तो फिर इसकी जरूरत क्या है? 1 डजन में 12, 1 स्कोर में 20, 1 ग्रॉस में 144, 1 मोल में ये इतनी इंसेन क्वांटिटी लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्यों ली है हमने ये क्वांटिटी? इसका जवाब इस बात में छुपा है कि ये जो टर्म है एक्चुअली ये इस तरह के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पे लगाने के लिए है ही नहीं।
ये मोल जो टर्म है ये बहुत छोटे पार्टिकल जिनको माइक्रोस्कोपिक कहना भी गलत है भाई, माइक्रोस्कोप ने भी नहीं देखा एटम को, मॉलिक्यूल को। ऐसे ऑब्जेक्ट्स की गिनती करने के लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी को थोड़ी सिंपलर टर्म में, छोटे यूनिट में, देखिए इसमें क्या हो रहा है, 12 को आप 1 कह पा रहे हो, इसमें आप 20 को 1 कह पा रहे हो, इसमें आप 144 को 1 कह पा रहे हो। मतलब एक बड़ी क्वांटिटी को एक छोटे नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो बिल्कुल वैसे भी यहां पर भी वही मकसद है भाई, इतने बनाना। इसको हम थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे तो काफी शॉर्ट हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 मोल का मतलब ये हुआ कि इतने बनाना होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये 6022 के आगे 20 जीरोस लगाए मैंने, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। तो बात ये चल रही थी कि इतनी बड़ी, इतनी इंसेन क्वांटिटी की आखिर जरूरत क्या है। तो मैंने आपको बताया कि ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर, मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स पर लगाने के लिए है ही नहीं, ये तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स पर, जिन्हें माइक्रोस्कोपिक भी कहना गलत है, उन पर लगाने के लिए है, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन की ग्रेड के, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन जैसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन पर लगाने के लिए। उसकी वजह यह है, अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज ये मैंने एक डॉट लगा दिया है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये डॉट जो है सपोज कैल्शियम का है, दिस डॉट इज कैल्शियम, तो इसके अंदर कितने एटम्स होंगे आपके अकॉर्डिंग? 1। ये आपको आंख से दिखाई दे रहा है, दिस कांट बी 1 एटम। 5, 10, 15, नहीं, इसके अंदर तो मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन जैसी टर्म भी छोटी पड़ जाएंगी, इतने एटम्स हैं इसके अंदर। समझ रहे हैं आप? इतने ज्यादा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इतनी बड़ी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इतनी बड़ी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें काय की जरूरत है? इस जैसे बड़े नंबर की। इस नंबर को प्रपोज किया अमीडियो अवोगाड्रो ने, जिन्होंने अवोगाड्रोस लॉ दिया था। याद होगा आपको, पिछले वीडियो में मैंने उनका नाम बताया था आपको, जरा देखिएगा जाके। इतना अजीब सा नाम है इनका, कितना बड़ा नाम है, पूरा एंथम है, अवोगाड्रोस नंबर। यह है अवोगाड्रोस नंबर, इसको आप अब्रिविएट करते हैं NA लिखकर, तो अवोगाड्रोस नंबर कहलाता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इन्होंने ये वैल्यू प्रपोज की। अब कैसे प्रपोज की ये मैं आपको अभी आने वाले वक्त में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप 1 मोल का ये जो बोझ है अपने सिर से, इसको हटाइए। आप ये समझिए कि ये सिंपली एक नंबर है, डजन से या स्कोर से या ग्रॉस से कंपेरेबल, जिसमें हम एक बड़े अमाउंट को एक छोटे नंबर में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बस फर्क यह है कि ये नंबर बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल भी नहीं है, छोटे ऑब्जेक्ट पे, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट पे, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इस तरह की चीजों पर एप्लीकेबल है। अब जरा ये देखेंगे हम अगली स्लाइड पर कि ये नंबर आखिर आया कहां से। आपको याद होगा कार्बन 12, कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कार्बन 12 के 1 एटम का मास कितना आ रहा था, 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स आ रहा था, ये मास था, ठीक। तो अवोगाड्रो ने कहा कि कार्बन 12 का एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ले लिया जाए, कार्बन 12 के एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर लिया जाए, और इसमें यह फिगर आउट कर लिया जाए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि 1 एटम, कार्बन 12 के 1 एटम का मास कितना है, 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। तो फिर अगर ये 12 ग्राम्स है तो 12 ग्राम्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे ये पता लगा लिया जाए। तो 12 ग्राम्स में मान लीजिए हो गए x एटम्स। तो हमने जब इसको कंपेयर किया तो पाया कि x इक्वल टू 12 इंटू 1 अपॉन 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23। तो ये निकल के आए नंबर ऑफ एटम्स 2 है,
2 6 12 होता है, तो 6.022 आएगी एग्जैक्ट वैल्यू। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स आ गए। डज इट रिंग अ बेल इन योर माइंड? ये नंबर अभी आपने कहीं देखा था पीछे। यहां पर क्या, पहले ये समझिए कि यहां पर क्या है। कार्बन 12 के एक एटम का मास होता है इतना, एक एटम का मास है इतना। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम्स लिए जाएं और फिर यह पता लगा लिया जाए कि उन 12 ग्राम्स में आखिर कार्बन के नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो ये जो क्वांटिटी, ये जो अमाउंट निकल कर आया है यहां पर, ये किसका है? ये कार्बन 12 के 12 ग्राम्स में नंबर ऑफ एटम्स है। बस इसी को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, अवोगाड्रो ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया एज द वैल्यू ऑफ 1 मोल। कि 1 मोल मतलब कितने यूनिट्स? उतने यूनिट्स जितने के कार्बन 12 के 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स है। यहां से आप 1 मोल की डेफिनेशन निकाल सकते हो। आप कह सकते हो दैट 1 मोल क्या है? वन वर्ड में क्या है 1 मोल? 1 मोल है अमाउंट। किसका अमाउंट? अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। कितना अमाउंट? उतना which contains as many elementary entities। elementary entities का मतलब क्या हुआ? कि एटम या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। 1 मोल क्या है? किसी सब्सटेंस का अमाउंट। कितना अमाउंट? उतना जिसके अंदर उतनी ही एलिमेंट्री एंटाइटीज हैं, एज मेनी एलिमेंट्री एंटाइटीज, जितने की एटम्स हैं। किसमें? एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 grams of carbon 12। मैं इसको डिमार्केट कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा। तो 1 मोल क्या हो गया? ये मैं 1 मोल की डेफिनेशन को अलग कर देता हूं यहां से। ये हो गई आपके 1 मोल की डेफिनेशन। 1 मोल क्या है? इसके अकॉर्डिंग 1 मोल क्या है? 1 मोल क्या है? अमाउंट, किसी सब्सटेंस का अमाउंट। कितना अमाउंट? जिसके अंदर उतनी ही एलिमेंट्री एंटाइटीज हैं जितने के एटम्स हैं। किसके अंदर? कार्बन 12 के एग्जैक्टली 12 ग्राम के अंदर। आपने देखा कार्बन 12 के एग्जैक्टली 12 ग्राम्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको आपने कह दिया है कि ये 1 मोल है। तो इसके बेसिस पर 1 मोल की डेफिनेशन आ गई। दैट 1 मोल क्या है? 1 मोल किसी सब्सटेंस का उतना अमाउंट है जिसके अंदर उतनी ही एलिमेंट्री एंटाइटीज हैं, उतने ही एटम या उतने ही मॉलिक्यूल या उतने ही आयन हैं जितने के कार्बन 12 के 12 ग्राम्स में एटम्स हैं। इसको ऐसे समझिए, थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1 मोल मार्कर्स हैं, 1 मोल मार्कर्स, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल डायरेक्ट अगर बोले तो 1 मोल मार्कर्स मतलब कितने मार्कर्स? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मार्कर्स। अभी मैंने बताया था 1 मोल की वैल्यू इतनी है। जैसे 1 डजन की कितनी है? 12। उसी तरह 1 मोल की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि 1 मोल मार्कर्स, 1 मोल मार्कर वुड मीन हाउ मेनी मार्कर्स? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मार्कर्स। लेकिन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 तो क्या है? नंबर ऑफ एटम है कार्बन के। कार्बन के कितने ग्राम्स में? 12 ग्राम्स में। तो इनडायरेक्ट लैंग्वेज में देखो, डायरेक्टली क्या है? देखो बिल्कुल सिंपल मैं वर्ड्स बोल रहा हूं अब आपके सामने। अगर आपने कहा 1 मोल मार्कर तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मार्कर्स। अगर हम इसको इस डेफिनेशन के हिसाब से बोलें तो 1 मोल मार्कर का मतलब क्या हुआ? उतने मार्कर जितने के एटम्स हैं, उतने मार्कर जितने के एटम्स हैं किसके अंदर? कार्बन 12 के एग्जैक्टली 12 ग्राम्स के अंदर जितने एटम्स हैं
उतने मार्कर्स। और कार्बन 12 के एग्जैक्टली 12 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर मैं आपसे कहने लगूं 1 मोल बनाना, तो कितने बनाना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट? या फिर हम ये भी कह सकते हैं 1 मोल बनाना मतलब उतने बनाना जितने की एटम्स हैं किसमें? कार्बन 12 के एग्जैक्टली 12 ग्राम्स में। और वो कितने हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसी तरह, लेकिन ये बनाना या मार्कर जैसे ऑब्जेक्ट्स पर लगाने वाली टर्म नहीं है 1 मोल, ये आप देख चुके हैं कि क्यों। अब ये टर्म फिर अप्लाई किस पर होगी? जैसा कि यहां पर मेंशन्ड है, ये टर्म अप्लाई होगी किस पर? बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स पर, बहुत छोटे जो एंटिटीज हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, जितनी छोटी जो चीजें हैं उन पर अप्लाई होगी। अगर आपसे कोई कहने लगे कि 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम मतलब सोडियम का उतना अमाउंट जिसके अंदर उतने ही एटम्स होंगे जितने की एटम्स हैं किसमें? कार्बन 12 के एग्जैक्टली 12 ग्राम्स में। मतलब यह हुआ कि अगर आप ये कह दो कि 1 मोल H2SO4, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि H2SO4 का उतना अमाउंट जिसके अंदर H2SO4 के उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं जितने के एटम्स हैं एग्जैक्टली किसमें? कार्बन 12 के 12 ग्राम्स में। और नंबर ऑफ एटम्स इन कार्बन 12 ग्राम्स इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2SO4 के मॉलिक्यूल्स होगा इसके अंदर। ठीक है, तो 1 मोल आप देख रहे हो कि डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, जो कि क्या है? इसकी रूट क्या है? इसकी रूट है कार्बन 12 के 12 ग्राम्स में नंबर ऑफ एटम्स है ये। ठीक है, इन माय नेक्स्ट वीडियो वी शैल बी डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल अप्रोच टुवर्ड्स द मोल कॉन्सेप्ट, कि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे। हम ये देखेंगे कि 11th स्टैंडर्ड में जो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनमें मोल कॉन्सेप्ट का किस तरह एप्लीकेशन है और किस तरह के क्वेश्चंस नीट में या फिर IIT के एग्जाम में मोल कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल द नीट IIT Adda. Thanks. That's it.